ओवर टू यू। बहुत धन्यवाद लवली जी आपका। और जैसा कि लवली जी ने बताया कि ये सेशन बेहद खास होने जा रहा है। इस सेशन में राजवर्धन राठौड़ जी से हम तमाम विषयों को छूने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले सर आपका स्वागत। और चूंकि हम मोदी सरकार के साढ़े 12 साल की उपलब्धियों का जिक्र कर रहे हैं, 12.5 साल केंद्र के और 2.5 साल प्रदेश के, और हमने आज स्लोगन भी वही दिया है, विकसित भारत और विकसित राजस्थान। तो इन 2.5 वर्षों के कार्यकाल को आप कैसे देख रहे हैं? सबसे पहला रिएक्शन मैं चाहूंगा आपको। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस प्लेटफॉर्म के लिए, इस प्रोग्राम के लिए जी। और देखिए, सरकार का ये जिम्मेदारी रहती है एक विश्वास पैदा करें। हर घर के अंदर वो घर चाहता है कि उनके बच्चे माता पिता से भी आगे बढ़ें। वो जो विश्वास है वो आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल के काम करने के तरीके में विश्वास है। और जब हम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की बात करते हैं तो वही विश्वास राज्यों में भी आता है। हमने वो विश्वास कायम करा है राजस्थान के अंदर। और आप अगर फोकस करें कि चाहे ऊर्जा का सेक्टर हो, चाहे पानी का सेक्टर हो, चाहे हमारे इंडस्ट्री को और बढ़ावा देने का की बात हो, हर सेक्टर के अंदर हमने यही विश्वास कायम करा है। युवाओं को लेकर आप कैसे देख रहे हैं? क्या विजन है राजस्थान की सरकार का, और अब तक की उपलब्धियां युवाओं को लेकर क्या हैं? आने वाले वक्त में क्या हम देखेंगे कि कुछ बेहतर एक हब बने राजस्थान में युवाओं को लेकर, खेलों को लेकर उनको प्रोत्साहित आप लोग कर रहे हैं क्या? इस दिशा में क्या काम है? देश या प्रदेश युवाओं की ताकत से ही आगे बढ़ेगा जी। तो निश्चित रूप से हम युवाओं के लिए एक ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट उनके लिए आसान हो। देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन जहां जहां होगा, इंडस्ट्रीज जहां जहां जाएंगी, वहां पर अपने आप खुशहाली आती है। एक इंडस्ट्री लगती है तो उसके साथ साथ अनेकों छोटी मोटी इंडस्ट्रीज शुरू हो जाती हैं। तो आज अगर हम कंपेयर करें, पिछली सरकार जो राज्य सरकार थी वो केवल नीलामी करती थी अपनी जमीनों की, तो उससे सरकार की तो कमाई हो जाती थी, लेकिन नीलामी में रेट इतनी हाई हो जाती थी कि आगे इंडस्ट्री लगना असंभव हो जाता था जी। तो जो पैसे लगाता था वो उसको इन्वेस्टमेंट के रूप में रखता था कि जब कीमतें बढ़ जाएंगी मैं जमीन निकाल दूंगा। इसमें युवाओं का फायदा कहां हुआ? इसमें प्रदेश का फायदा कहां हुआ? इसमें जो एंसिलरी यूनिट्स बन के आती है वो कहां गई? यानी सरकार का फायदा प्रदेश के युवाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये सरकार का फायदा तो गलत एक तरह से आकलन हो गया कि फायदा क्या है। सरकार का फायदा तब होता है जब राज्य के युवाओं का, गरीबों का, किसानों का, महिलाओं का फायदा हो। और उसको ध्यान में रखते हुए हमने डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी शुरू करी जी। हमने सारे के सारे 4000 इंडस्ट्रियल प्लॉट्स एक साथ हमने हमारी वेबसाइट के ऊपर डाल दिए। आपको जो प्लॉट चाहिए आप बताइए, हम आपको वो प्लॉट देते हैं। उसके साथ साथ तो फिक्स्ड रेट के ऊपर आपको वो प्लॉट मिल रहा है। दूसरा, 99 साल की लीज मिलती थी। 99 साल के लीज के मतलब रेट ऊंची हो गई। हमने कहा कि 99 साल की क्यों, अगर रेट कम चाहिए कि कोई सी युवा के पास कम पैसे हैं तो हम 33 साल की लीज देते हैं, जो पिछली सरकार ने सोचा भी नहीं था। हमने 33 साल की लीज देना शुरू करा तो जमीनें और सस्ती हो गई। जिसके पास साधन कम है वो भी आज इन्वेस्टमेंट कर सकता है, वो भी आज अपनी फैक्ट्री लगा सकता है। हमने यही नहीं जी, हमने 15 साल के लिए रेंट पे भी सरकार की जमीन देना शुरू कर दिया, जो पिछली सरकार की तो सोच से परे था। तो हमने इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने के लिए सब करा। साथ साथ मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हमने शुरू करी, जिसके अंदर बिना किसी इंटरेस्ट रेट के आपको 2 लाख का, 5 लाख का लोन मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी की तो अनेक योजना है ही, मुद्रा योजना है, स्वनिधि योजना है, विश्वकर्मा योजना है, ये सारी ताकि युवाओं के पास साधन रहे। तो निश्चित रूप से अगर हम इंडस्ट्री को देखें तो इंडस्ट्री के अंदर हमने ये सब चीज करी है ताकि युवा आगे बढ़ पाए। अच्छा, विपक्ष ये कहता है कि राइजिंग राजस्थान सिर्फ कागजी कार्रवाई है, सिर्फ कागजों में है, धरातल पर इसका असर नहीं है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? निश्चित रूप से जो विपक्ष अपने चुनाव से 1 साल पहले इन्वेस्टमेंट समिट कराता है तो उसको आश्चर्य तो होगा ही कि ये सरकार, बीजेपी की सरकार, इसने पहले ही साल में इन्वेस्टमेंट समिट करा दिया राइजिंग राजस्थान के नाम से, तो कष्ट तो होगा ही। तो कहने वाला कौन है? जो चौथे वर्ष में चुनाव से 1 साल पहले इन्वेस्टमेंट समिट करा रहा है, जो पूरा
बैंड बाजा बारात होकर ये कार्यक्रम हुआ, उसमें जो एमओयू हुए उसको धरातल पे कौन लेकर आएगा? पिछली सरकार में 35,000 करोड़ ही इन्वेस्टमेंट धरातल पर आए पिछली सरकार के। हमारे 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए और आज 8 लाख करोड़ से ज्यादा धरातल के ऊपर हम लेकर आए। तो आपको लग रहा है कि इजी ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर जो एक आप लोग सोच लेकर चल रहे हैं वो कामयाब हो रही है धीरे धीरे? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर 2025 में राजस्थान सरकार को फर्स्ट इनाम मिला पूरे राष्ट्र के अंदर। तो हमने ईज ऑफ बिजनेस तो करा ही, उसके साथ साथ कॉस्ट ऑफ बिजनेस भी हमने कम करी है, जो मैंने कॉस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताई थी। कॉस्ट ऑफ बिजनेस भी कम करी और बिजनेस के अंदर सरलता भी शुरू करी। इन्वेस्टमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि कोशिश राजस्थान की सरकार की है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश आए, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो फिर रोजगार, उद्योग भी लगेंगे, युवाओं को भी इसमें उनकी भागीदारी रहेगी, उनको रोजगार मिलेगा। तो इस दिशा में क्या काम हो रहा है? देखिए, जैसे मैं पहले कह रहा था कि राजस्थान के अंदर अपार संभावनाएं हैं। आप देखिए, जिस तरह के सेक्टर्स राजस्थान में अवेलेबल हैं, दूसरे यूरोप के देशों के पास अवेलेबल नहीं है। हमारे पास जो पहले सिल्क रूट होती थी, अगर मैं कहूं तो आज की नई सिल्क रूट दिल्ली से लेकर मुंबई, उसके 500 किलोमीटर का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर राजस्थान में है। 1500 किलोमीटर में से 500 किलोमीटर हमारे पास है। उसके बाद इस 500 किलोमीटर का जो फ्रेट कॉरिडोर है, उसके दोनों तरफ 150 किलोमीटर की पट्टी, उसके ऊपर लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या शानदार यहां पर अभी तैयार होगा। 4 नोड्स केंद्र सरकार ने पहले से चिन्हित कर दिए राजस्थान के अंदर, 4 इंडस्ट्रियल नोड्स। उसके अलावा आपका अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे आता है, दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे जा रहा है। तो हर तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर और संभावनाएं जो राजस्थान के अंदर है, जहां पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी हैं पश्चिमी क्षेत्र के अंदर, पेट्रोलियम से प्लास्टिक के, रबर के, इन सब की इंडस्ट्रीज वहां पे लग रही हैं। उसके साथ साथ एग्रो प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री है, टूरिज्म की है, स्किल है, एजुकेशन है, लॉजिस्टिक्स है, इंजीनियरिंग डिजाइन है भिवाड़ी के अंदर, हर तरह की संभावना, मिनरल्स है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स है। तो राजस्थान के अंदर अपार संभावना है। अब चाहिए यही था कि एक ऐसी सरकार आए जो इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहन दे, और वही काम आज राजस्थान सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। अच्छा, आरआईपी स्कीम को आप कैसे देख रहे हैं? और ये आरआईपी जिसका हम जिक्र बार बार करते हैं, इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव स्कीम, रिप्स, हाँ, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, हाँ, रिप्स को लेकर, इसको ये कैसे कारगर है राजस्थान के लिए? इसको हम कैसे देखें? इसको लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं? आपको एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूं जी। रिप्स 2022 कांग्रेस सरकार ने बनाई, बड़ी बड़ी घोषणाएं करी, बहुत सी कंपनी आकर्षित होकर आई कि भाई राजस्थान की सरकार बेनिफिट दे रही है, इंसेंटिव पॉलिसी लेकर आई है। रिप्स 2022 घोषणाएं तो बड़ी बड़ी कर दी, रूल नहीं बनाया कि वो इन्वेस्टमेंट के अंदर जो बेनिफिट देना है वो देना किस प्रकार है जी। तो 2022 में रिप्स घोषणा हुई, कंपनीज आई, लेकिन रिप्स के जो रूल थे वो किसने बनाए? वो हमारी सरकार ने आके बनाए। मतलब 2022 में उन्होंने नहीं बनाया, 2023 में उन्होंने नहीं बनाया, 2024 में हमने आकर बनाए। और जो इन्वेस्टमेंट कांग्रेस के समय पे भी हुआ और जो इन्वेस्टमेंट राजस्थान में हमारी सरकार आने के बाद हुआ, हमने पहले ही वर्ष में 2000 करोड़ के बेनिफिट कंपनीज को दिए हैं। तो राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी के जो बेनिफिट थे वो तो हमने दिए हैं, उन्होंने तो दिए ही नहीं। तो रिप्स के अंदर इस तरह से हमारी सरकार ने, क्योंकि हम चाहते हैं कि वाकई में इन्वेस्टमेंट आए, तो ये अंतर होता है घोषणाओं का और असली में काम करने का, ये अंतर है। अच्छा, जब भी रोजगार की बात आती है तब कहते हैं कि संभव नहीं है कि सबको हम सरकारी नौकरी दे पाएं, प्राइवेट सेक्टर को अपॉर्चुनिटी हम कैसे दें, उद्योगपतियों को, फिर उसमें रोजगार कैसे जनरेट हो, ये जरूरी होता है। तो ये कैसे हम इसको देखें, क्या प्राइवेट सेक्टर को लेकर सरकार कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा हो पाए प्रदेश में? देखिए, राज्य सरकार ने तो क्लियर कर दिया कि सरकार की नौकरियां हम 4 लाख नौकरियां दिलवाएंगे, और उसके ऊपर काम शुरू हो गया। तकरीबन 1 लाख नौकरियां तो हमने पहले वर्ष 1.5 वर्ष के अंदर दे दी जी। लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी वादा करा था कि हम इस तरह का माहौल बनाएंगे पूरे प्रदेश के अंदर
जहां इन्वेस्टमेंट आएगा, और जहां जहां इन्वेस्टमेंट आता है वहां वहां खुशहाली होती है अपने आप। क्योंकि इन्वेस्टमेंट केवल मशीनों में नहीं होता, केवल मैन्युफैक्चरिंग में नहीं होता, एग्रो प्रोडक्ट्स में भी होता है। आपके किसान की फसल से वहीं पर ही तेल निकले, तेल के ऊपर ब्रांडिंग हो, वैल्यू एडिशन हो, तो उसकी मूल्य बढ़ गई। उसी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट टूरिज्म में भी होता है जी, इन्वेस्टमेंट स्किलिंग और एजुकेशन में भी होता है। तो हमने पूरा माहौल इस तरह का बनाया ताकि इन्वेस्टमेंट आए। उसके साथ साथ हमने इंडस्ट्री की डेफिनेशन चेंज करी। इंडस्ट्री के अंदर राजस्थान में वेयर हाउसेस बहुत सारे हैं, लेकिन वेयर हाउसेस को इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया गया। एक घोषणा जरूर हुई थी कांग्रेस के समय, लेकिन उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। हमने इंडस्ट्री की परिभाषा को बदला, होटल, रेजिडेंसेस, वेयर हाउसेस, इन सभी को हमने इंडस्ट्री का दर्जा दिया है ताकि इंडस्ट्री का समर्थन उनको मिल सके। अच्छा सर, स्पोर्ट्स सेक्टर में राजस्थान की सरकार क्या खास कर रही है? मैं ये समझना चाह रहा हूं कि खेल को लेकर, चूंकि आप मंत्रालय देख रहे हैं, खेल को लेकर क्या कुछ खास अब तक आप कर पाए, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा करने की जरूरत है कि खेल के नाम से भी राजस्थान को जाना जाए? देखिए, निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर प्रतिभाएं हैं जी, क्षमता है ओलंपिक और ऊंचे लेवल के पदक जीतने की, लेकिन एक ऑर्गेनाइज तरीके से उसकी तैयारी जरूरी है। 2036 ओलंपिक्स भारत सरकार कोशिश कर रही है कि देश में आए, तो 2036 को तैयारी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। जैसे मैं आपको बोलूं 2036 की तैयारी करनी है, आपके दिमाग में आएगा बड़े बड़े स्टेडियम बनाने जी, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स को भी तो डेवलप करना है। अगर हम अहमदाबाद में 2036 ओलंपिक्स ला रहे हैं तो राजस्थान क्या कंट्रीब्यूशन कर सकता है? राजस्थान अभी से अपने खिलाड़ियों की तैयारी 2036 ओलंपिक्स के लिए कर सकता है। उसके लिए हमने एजुकेशन विभाग, क्योंकि हमें बच्चे ढूंढने हैं 10 साल से 14 साल के, जो आज से 10 साल बाद होंगे 22 साल और 24 साल के, बिल्कुल सही उम्र जब वो ओलंपिक के अंदर अपना पीक परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो आज 10 से 14 साल के बच्चों की तलाश एजुकेशन विभाग के साथ मिलकर हम करेंगे। तकरीबन 78,000 स्कूल्स को हम टारगेट करेंगे, 4 लाख बच्चों को हम टारगेट करेंगे। उनकी फिजिकल एबिलिटी देखेंगे। आपको मैं बड़े सरल तरीके से समझाता हूं जी। आपको बास्केटबॉल टीम तैयार करनी है ऐसी जो ओलंपिक में पदक जीते, आपको मिनिमम 6.5 फुट के लोग चाहिए, मिनिमम 7 फुट के हो तो अच्छा है। अब आप ढूंढ रहे हो जो कॉलेज लेवल बास्केटबॉल खेल रहे हैं उनमें से तलाश कर रहे हो, यानी आप स्किल के अंदर स्किल को ढूंढ रहे हो। हमें ढूंढना है 10 साल के 12 साल के बच्चे जिनके माता पिता की हाइट 7 फीट है। क्या राजस्थान में हमारे को 500,000 कपल ऐसे मिल सकते हैं जिनकी हाइट 7 फीट है? अगर है तो निश्चित रूप से उनका बेटा या बेटी 7.5 फुट पर जाएगी। हम उनको तलाश करते हैं, उनको सही न्यूट्रिशन देते हैं 10 साल की उम्र से, खाना पीना, ट्रेनिंग करना, सब कुछ, और फिर उनको स्किल सिखाते हैं। उन 500 में से 15 या 20 की भी स्किल पकड़ में आ गई तो वो 15 आपके ओलंपिक टीम में जाएंगे और पदक जीतेंगे। बड़ी डीपली एनालिसिस आपने की है। क्या हम ये माने कि ये आपके ओलंपिक पदक विजेता के सफर जो आपका शुरू हुआ और वहां से राजनीति का जो सफर है, मंत्री बनने तक का जो सफर है, ये आपका अनुभव बता रहा है? मैं तो 16 साल की उम्र से सेना में भी रहा हूं जी, बिल्कुल। तो ऐसा है कि क्योंकि मैंने खेल खेला है, हाँ। उसका मतलब ये नहीं कि केवल खेल के बारे में जानता हूं। मैं सेना में रहा हूं, सेना में एडमिनिस्ट्रेशन पूरा सिखाया जाता है, प्लानिंग सिखाया जाता है, इनोवेशन सिखाया जाता है, एक सैनिक को हर तरह से तैयार करा जाता है। तो निश्चित रूप से ये अनुभव भी है, हाँ। और उस अनुभव को हम किसी भी फील्ड में, आज इंडस्ट्री के अंदर हम लगा रहे हैं तो शानदार इंडस्ट्री के अंदर नतीजा आ रहा है। अच्छा, फिर आप युवाओं को क्या संदेश देंगे? जैसे आप बता रहे हैं कि ये पूरी प्लानिंग है, इस तरीके से हम कर सकते हैं खेलों को बढ़ावा देने के लिए, तो युवाओं को फिर आप क्या बताएंगे कि हम क्या तैयारी करें? युवाओं के लिए सरकार की तरफ से क्या संदेश है फिर? देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि हमारे पास समय कम है, हम बहुत सारी और नई चीजें कर रहे हैं खेलों के अंदर भी, और आज ही पहली जन सुनवाई हो रही है खिलाड़ियों के लिए। हर हफ्ते एक दिन जन सुनवाई होगी। जो आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस है, इंसेंटिव का पैसा है, वो पहले भाईबंदी से दिया जा रहा था, हम उसको ऑनलाइन लेकर आ गए हैं। अब कोई उसमें भाईबंदी कर नहीं सकता।
तो हर तरह से हम नए इनोवेशन, नवाचार लेकर बेहतर बना रहे हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं, शायद अब अगली बार अपन करेंगे। हाँ। आपने संदेश का बोला है, तो मैं सबसे पहले तो अभिभावकों को संदेश देना चाहूंगा जी। कि हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई काबिलियत होती है। जरूरी नहीं कि आज ही उसमें हो सकता है कल पता चले, हो सकता है 10 साल बाद में पता चले। हमें एक विश्वास, एक कॉन्फिडेंट बच्चा तैयार करना है, जिसको खुद पे भरोसा हो, जिसको अपने राष्ट्र के ऊपर भरोसा हो। ऐसे हमें बच्चे तैयार करने हैं। तो अपने बच्चों के सबसे पहले तो सबसे अच्छे मित्र बनो, ताकि वो जो कुछ भी कर रहे हो वो सबसे पहले आकर अपने माता पिता को बताएं, चाहे कुछ भी कर रहे हो अपने माता, और स्वीकार करो जैसे हैं वो, और फिर उनको आगे बढ़ाने का मौका दो। और दूसरा है, हर बच्चे में कुछ ना कुछ गुण होता है, तो अपने आप के अच्छे दोस्त बनो, अपने खुद के अच्छे मित्र बनो, अपने आप को और सुधारो और बेहतर करो, और जीवन में कहीं ना कहीं आप सफलता पाओगे ही 100%। बिल्कुल। राजस्थान सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी जो बार बार मन की बात में युवाओं की बात करते हैं, उनको प्रेरणा देते हैं, दूसरे जहां जहां अच्छे उदाहरण है युवाओं के, तो उनसे प्रेरित हो और आगे बढ़े। निश्चित रूप से हम एक मजबूत और विकसित राष्ट्र बनाएंगे। बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि स्किल डेवलपमेंट पर कैसे काम हो सकता है, इस पर प्रैक्टिकल नॉलेज, बिल्कुल सही। बहुत 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 सर शुक्रिया, आपका। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी के लिए। जोरदार तालियां एक बार बजाएं आप लोग। बहुत सारे नवाचार राजस्थान में किए जा रहे हैं, और खास तौर पर इनके विभाग से जुड़े नवाचार जो है वो सीधे तौर पर लाभ पहुंचा रहे हैं जनता को। हम मैनेजिंग एडिटर राकेश कुमार सिंह जी को बोलेंगे कुछ धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए पहुंचे। कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए। उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से इंडिया न्यूज़ के इस कार्यक्रम को समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों की गड़गड़